गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने परिवहन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, परिवहन की जो विधा है उसको हम होल्ड पे रख रहे हैं। अभी पहले हम उद्योग जो हमारे हैं उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि लोएस्ट कॉस्ट उद्योग हमने करवाया। उसके बाद हमारा सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग जो है वो महत्वपूर्ण है। आज हम जो है हमारा शुगर चीनी उद्योग जो है उसको हम शुरू कर रहे हैं। बाद में जो आपकी क्लास होगी उसमें हम परिवहन की जो विधाएँ हैं उनको पूरा करेंगे। ठीक है, आज हमारा जो उद्योग आता है वो आता है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग की हम बात कर रहे हैं कि जो चीनी उद्योग है वो भारत में कब से, उसकी शुरुआत जो है वो कब से हुई, और इसके अलावा भारत में जो है वो गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है, सबसे पहले कहाँ हुआ, ये जो सारी बातें हैं। इसके अलावा जो है आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद में जो परिवर्तन देखने को मिला चीनी उत्पादन में, उसकी बात हम करेंगे। देखिए, भारत में अगर हम देखें तो सबसे पहले पूरे विश्व में ही, भारत में ही पूरे विश्व में सबसे पहले गन्ना बंगाल की खाड़ी के तट पर पाया गया। कहाँ पाया गया था गन्ना? बंगाल की खाड़ी के तट पर, और यहीं से पूरे विश्व में, और यहीं से गन्ना पूरे विश्व में क्या हुआ, गन्ने का वितरण देखने को मिलता है। गन्ना जो है यहीं से पूरे देश में आगे चलकर फैला। ठीक है, अब हमारे भारत की बात करते हैं कि चीनी उद्योग भारत में किस प्रकार से देखेंगे। देखिए, 1932 से लेकर 1950 1932 से लेकर 1950 तक भारत के चीनी उद्योग पर ब्रिटिश सरकार ने अपना नियंत्रण स्थापित किया, इसको संरक्षण प्रदान की। इसे चीनी उद्योग, भारत के चीनी उद्योग। हालांकि जो भारत में जो चीनी उद्योग है वह परंपरागत रूप से, पहले की अगर हम बात करें तो परंपरागत रूप से कुटीर उद्योगों में गिना जाता है। कुटीर उद्योगों में परंपरागत रूप से इसका जो उत्पादन था चीनी का, वो आपके कुटीर उद्योगों में देखने को मिलता था हमारे भारत में। ठीक है, इसके अलावा भारत में ही जो आपका जो चीनी उद्योग था कुटीर उद्योग की श्रेणी में तो आता ही था। इसके अलावा अगर हम वर्तमान की बात करें तो चीनी उद्योग क्या कर रहा है, सूती वस्त्र उद्योग के बाद में दूसरा कृषि उत्पाद आधारित उद्योग है। भारत का कृषि आधारित उद्योगों में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग चीनी उद्योग है। पहला कौन सा है? पहला आपका है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में जो है वो उत्पादन देखने को मिलता है आपके कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत। ठीक है, कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत दूसरा जो आपका बड़ा उद्योग गिना जाता है वो आपका चीनी उद्योग गिना जाता है। कौन सा गिना जाता है? चीनी उद्योग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे भारत में समय के अनुसार जो उत्पादन प्रतिरूप देखने को मिला है चीनी का। देखिए, 1931 में हमारे भारत में 1931 में 1.63 लाख टन 1.63 लाख टन जो है चीनी का उत्पादन हुआ, और लगभग हमारे भारत में इस समय जो मिलें थी वो 29 के आसपास, कितने के आसपास थी? 31 मिलों के आसपास। 20 से लेकर ऐसे कर सकते हो 20 से लेकर 31
चीनी का उत्पादन कर रही है। किसका उत्पादन कर रही थी? चीनी का उत्पादन कर रही है। जबकि इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि 1932 से 1950 के दौरान जो है चीनी का उत्पादन वो आपके सरकारी संरक्षण के अंतर्गत शामिल किया जा चुका था। ठीक है, ऐसे ही 1950 तक 1931 और 1950 तक जो उत्पादन था चीनी का वो बढ़कर कितना हो गया? बढ़कर हो गया लगभग 1950 के बाद में 1931, 1950 और 1950 में लगभग आपका हो गया ये कितना था? 1.63 लाख 11.34 लाख टन उत्पादन प्रतिरूप हमको देखने को मिलने लगा। पर ईयर की बात कर रहे हैं, प्रतिवर्ष। ठीक है, 11.34 लाख टन उत्पादन हमको देखने को मिलने लगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें 2005-06 में हमारे भारत में जो है 282 लाख टन चीनी का उत्पादन होने लगा। 282 लाख टन चीनी का उत्पादन हमारे भारत में होने लग गया था 2005-06 के दौरान। ठीक है, ये तो बात हुई कि पर ये कि अगर हम देखें तो उत्पादन प्रतिरूप की। ठीक है, अगर 2014-15 की हम बात करें, 2014-15 के अनुसार अगर हम बात करें तो हमारे भारत में जो है चीनी का उत्पादन जो है बढ़ चुका था। लगभग 550 टन चीनी। ठीक है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से इसमें लगातार कमी देखने को मिल रही है। चीनी उत्पादन में लगातार वर्षों से जो है वो कमी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो चीनी का जो उत्पादन है उसके लिए स्थानीयकरण के कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं। अब वो कारक क्या है उनके बारे में हम बोर्ड पे लिख लेते हैं। देखिए, चीनी का स्थानीयकरण देखो चीनी का स्थानीयकरण क्यों आवश्यक है, इसलिए देखो हम बोर्ड पे 100 टन गन्ने से 10 से 12 टन चीनी का उत्पादन होता है। ठीक है, पहली बात ये हो गई कि 100 टन गन्ने से, इसको सही कर लेना, 100 टन गन्ने से 10 से 12 टन, मात्र 10 से 12 टन चीनी का उत्पादन होता है। चीनी उद्योग में 60% व्यय खर्चा जो है वह गन्ने के लिए किया जाता है। दूरी एवं समय के साथ गन्ने में रस की मात्रा मतलब सुक्रोज की मात्रा घटती
जाती है। इसीलिए गन्ने का जो चीनी का जो उत्पादन होता है वो गन्ने के उत्पादन क्षेत्र के समीप होता है। चीनी मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के पास इसीलिए की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर दूरी ज़्यादा होगी परिवहन में, गन्ने के उत्पादन क्षेत्रों से अगर गन्ने को मिलों तक पहुंचाना है और उसमें अगर दूरी ज़्यादा लग रही है, समय ज़्यादा लग रहा है, तो सीधी सी बात है गन्ने में सुक्रोज की मात्रा या रस की मात्रा जो है वो कम होती जाती है। आपने भी देखा होगा जब आप घर में गन्ना लेके आते हो, ऐसे तो कौन लेके आते हैं, दीपावली वगैरह को लेके आते हैं, तो अगर आप एक दिन या 2 दिन भी उसको नहीं खाते हैं तो तीसरे चौथे दिन से वो सूखना प्रारंभ हो जाता है, उसमें रस की मात्रा जो है वो कम होने लगती है, सुक्रोज की मात्रा उसमें कम होने लगती है। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण आपके स्थानीयकरण के कारक हैं जो चीनी उद्योग को गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के समीप स्थापित करवाने के लिए बाध्य करते हैं। पहली तो बात कि 100 टन गन्ने से अब इतना सारा गन्ना लेके आना पड़ेगा तो उसमें परिवहन शुल्क वगैरह भी ज़्यादा लगेगा, इनके उत्पादन कम हो रहा है, तो इसलिए गन्ना उत्पादन क्षेत्र के समीप इसको लगा दिया जाता है। 60% तक व्यय करना पड़ता है इसमें चीनी उद्योग में गन्ने से, क्योंकि हमारे भारत में ज़्यादातर चीनी 70% चीनी या 80% जो चीनी है भारत में गन्ने से उत्पादित की जाती है। किससे उत्पादित की जाती है? गन्ने से। जबकि अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो गन्ने के अलावा उन देशों में चुकंदर हो गया, शकरकंद हो गया, ठीक है, और दूसरी जो मीठी फसलें होती हैं उनसे वहाँ पर चीनी का उत्पादन किया जाता है। जबकि हमारे भारत में जो है अधिकतर मात्रा में गन्ने से ही चीनी का उत्पादन किया जाता है। अधिकतर मात्रा में चीनी का जो उत्पादन है वो गन्ने से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो अगर हम वर्तमान का जो परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं उसमें हमारे उत्तर भारत में क्या है, चीनी का उत्पादन ज़्यादा होता था और दक्षिण भारत में चीनी का उत्पादन उस समय विशेष में कम होता था। लेकिन वर्तमान में जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उत्तरी भारत में जो है वो गन्ने का उत्पादन कम होता जा रहा है, जबकि दक्षिणी भारत में गन्ने का उत्पादन और चीनी का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए हम एक बार हमारे जो भारत के जो राज्य हैं उनकी हम बात कर लेते हैं उत्पादन प्रतिशत की। इसके लिए इसको बता देते हैं। चीनी उत्पादन प्रतिशत देख लेते हैं। भारत चीनी उत्पादन प्रतिशत देखिए, हमारे भारत में 90% चीनी, भारत की 90% चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य करते हैं 90% चीनी। जबकि अन्य राज्यों में क्योंकि अगर हम अन्य राज्य देखें, अन्य राज्यों में जैसे पंजाब, कर्नाटक,
गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल आदि राज्यों को शामिल किया जाता है जहाँ पे गन्ने का उत्पादन और चीनी का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे भारत के प्रमुख चीनी उत्पादन राज्यों में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भारत के 4 पहले जो चीनी उत्पादन राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, यूपी की। ठीक है, नंबर 1 देखिए, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में विगत कुछ वर्षों से एक बोर्ड सी बनी हुई है चीनी उत्पादन में। कभी उत्तर प्रदेश आगे होता है, कभी महाराष्ट्र आगे होता है, लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं तो परंपरागत रूप से जहाँ पे चीनी का उत्पादन ज़्यादा होता था उसी को हम नंबर 1 पे भी यहाँ पे ले रहे हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि परंपरागत रूप से यहाँ पे चीनी का उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलता था। ठीक है, अगर वर्तमान में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में जो है वो चीनी का उत्पादन हमको अधिक देखने को मिल रहा है। चीनी मिलों की संख्या भी महाराष्ट्र में अभी अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आपके उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब प्रमुख क्षेत्र है जहाँ गन्ने का उत्पादन होता है, नंबर 1। और दूसरा है तराई प्रदेश जहाँ पे गन्ने का उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में। इन्हीं प्रदेशों के अंदर आने वाले जो जिले हैं उन जिलों में जैसे कि बरेली वगैरह है आपके यूपी का। ठीक है, ऐसे ही क्षेत्रों में जो चीनी का उत्पादन देखने को मिलता है। शाजापुर है। चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है, प्रथम स्थान तो रखता है लेकिन प्रतिवर्ष उत्पादन प्रतिरूप जो है वो बदलते रहते हैं और इन्हीं प्रतिरूपों के कारण कभी आपका महाराष्ट्र, कभी आपका उत्तर प्रदेश जो है आगे पीछे होते रहते हैं। अगर वर्तमान में 2015 की हम बात करें, 2015 में कौन आगे हैं? महाराष्ट्र आगे हैं। ठीक है, कौन आगे हैं? महाराष्ट्र पहला स्थान रखता है, ये ध्यान रखने की बात। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास में पूरे जो संयुक्त आंकड़े आते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं जो परंपरागत रूप से उत्पादन हो रहा है उसमें हमारा उत्तर प्रदेश आगे है उत्पादन प्रतिरूप की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आज अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश में काप मृदा के कारण उत्पादन अधिक देखने को मिलता है। मिलों की संख्या भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि दूसरे नंबर पे हमारा महाराष्ट्र आता है। कौन सा आता है? महाराष्ट्र। 2015 के अनुसार पहले स्थान पे आता है महाराष्ट्र, जबकि जो परंपरागत आंकड़े हैं उनके अनुसार महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, लेकिन 2014-15 के अनुसार अगर हम देखेंगे चीनी उत्पादन में तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे आता है। कौन से स्थान पे आता है? पहले स्थान पे। आज की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या भी ज़्यादा है और उत्पादन क्षेत्र है वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है आपके महाराष्ट्र में। आज वर्तमान में महाराष्ट्र में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन अहमदनगर जिले में होता है। कहाँ होता है? अहमदनगर, महाराष्ट्र में अहमदनगर में यहाँ पर 11 मिलें वर्तमान में कार्य कर रही है। कितनी मिलें कार्य कर रही है? 11 मिलें कार्य कर रही है जिनमें चीनी का उत्पादन देखने को मिलता है। जिनमें इसका उत्पादन देखने को मिलता है, चीनी का उत्पादन हमको देखने को मिलता है, और वो भी कौन सी? गन्ना आधारित चीनी का उत्पादन जो है वो हमको देखने को मिलता है हमारे महाराष्ट्र में। इसके अलावा समुद्री जलवायु के कारण अहमदनगर के अलावा यहाँ पर सोलापुर
उत्तरी सतारा में चीनी का उत्पादन आपके महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अहमदनगर प्रमुख क्षेत्र हो गया जहाँ 11 मिलें हैं। इसके अलावा उत्तरी सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में चीनी का उत्पादन देखने को मिलता है। ये आपका महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बाद में हम बात करते हैं हमारे कर्नाटक की, ठीक है। बिहार की बात करना है कर्नाटक से पहले। बिहार में जो है चीनी का उत्पादन तराई प्रदेश में देखने को मिलता है। जो बिहार का जो हिमालय का पर्वतमाला जो क्षेत्र है, वो जो तराई क्षेत्र है, उस तराई क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक देखने को मिलता है। आज बिहार में चंपारण और मुजफ्फरपुर प्रमुख चीनी उत्पादक क्षेत्र हैं जहाँ चीनी का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा पटना, चंपारण बिहार में, चंपारण, पटना, गया, रकम, मुजफ्फरपुर चीनी के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। बिहार के अलावा कर्नाटक में भी और आंध्र प्रदेश में भी चीनी का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर समुद्री जलवायु के कारण, कौन सी जलवायु के कारण, समुद्री जलवायु के कारण गन्ने का जो आकार है मोटे रूप में देखने को मिलता है और सुक्रोज की जो मात्रा है वो भी अधिक देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमारे भारत के इन राज्यों में चीनी का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा गौण उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें गुजरात आपका आता है, आपका तमिलनाडु आ जाता है। आपका तमिलनाडु में हालांकि उत्पादन पहले की तुलना में बढ़ चुका है। तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, आपका केरल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, वहाँ पर भी गन्ने का उत्पादन होता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होता है जितनी मात्रा में भारत के तमिलनाडु में होता है, महाराष्ट्र में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है और बिहार में होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वर्तमान में जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर गन्ने का स्थानांतरण, चीनी उद्योग का स्थानांतरण क्यों रहा है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग का स्थानांतरण क्यों हो रहा है, उसके कारण है। पहला देख लेते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण दक्षिण भारत में गन्ना मोटा और अधिक रसदार होता है, ठीक है। एक कारण तो यह है, इससे उत्तर भारत से कहा जा रहा है दक्षिण भारत में हमारा गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे उत्तर भारत में जो है तापमान भी अधिक होता है और जो है शुष्कता भी अधिक देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? शुष्कता और तापमान, और इसलिए जो है मिठास की मात्रा है वो नहीं आ पाती उत्तर भारत के गन्ने में जितनी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2, दक्षिण भारत में आर्द्र एवं उष्ण जलवायु के कारण गन्ने की पिराई खेतों में होती है ना,
पिराई 8 महीने तक होती है, 8 महीने तक होती है। जबकि उत्तरी भारत में अधिक तापमान एवं शुष्कता के कारण कुछ समय में ही पिराई पूरी कर ली जाती है, पिराई पूरी कर ली जाती है। जिसके फलस्वरूप गन्ने में रस की मात्रा उतनी नहीं बढ़ पाती है जितनी कि दक्षिण भारत में बढ़ जाती है, जितनी कि दक्षिण भारत में बढ़ जाती है उतनी नहीं बढ़ती है रस की मात्रा जितनी कि दक्षिण भारत में होती है। और गन्ने का आकार भी पतला रह जाता है बनिस्बत आपके दक्षिण भारत के। ठीक है, इसकी विशेषता जो है आपकी इसमें आती है वो आती है दक्षिण भारत में चीनी उद्योग सहकारी सेक्टर में आता है, सहकारी सेक्टर में आता है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन एवं संचालन अच्छा होता है। इसका चीनी उद्योग का उत्पादन अपने आप बढ़ेगा और साथ में जो है संचालन भी ठीक होता है। इसके अलावा नंबर 4 और अंतिम जो बिंदु इसका आता है वो आता है कि यहाँ पर वर्तमान में नई चीनी मिलें खोली गई है जिनमें नई मशीनें या आधुनिक मशीनें कार्य कर रही है, जिसके फलस्वरूप भी यहाँ चीनी का जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ रहा है। चीनी का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो परंपरागत जो मशीनें हैं उनके साथ में आपने नई मशीनें लगाई हैं और नई मशीनें लगाने के फलस्वरूप उत्पादन में अपने आप अचानक तेज वृद्धि देखने को मिली है। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि उत्तर भारत में जो 90% चीनी का उत्पादन पहले होता था वो अब 60 से 65% भाग पे आ गया है। इसीलिए वर्तमान में अगर हम देखें तो उत्तर भारत का 90% चीनी उत्पादन घटकर 60 से 65% भाग पर आ गया है। पहले जहाँ 90% भाग चीनी का उत्पादन आपके उत्तर भारत में होता था, आज वही उत्पादन घटकर आपके 60 से 65% भाग पर आ गया है। इस पे आ गया है 90 से घटकर 60 से 65% भाग पर आपका ये उत्पादन प्रतिरूप आ गया है उत्तर भारत से। जबकि दक्षिण भारत में जो है उत्पादन प्रतिरूप बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आधुनिक तौर तरीके हैं उसके माध्यम से गन्ने की खेती प्लस वहाँ पे जो उत्पादन होता है वो सहकारी सेक्टर में आता है। इसमें आता है सहकारी सेक्टर में। अब सहकारी सेक्टर में आने से फायदा क्या हुआ कि वो जो गन्ने का उत्पादन और जो चीनी का उत्पादन हो रहा था वो सहकारी सेक्टर के हाथों में चला गया और वहाँ पे जाने के बाद उनका जो संचालन है चीनी उद्योग का वो भली भांति और अच्छे प्रकार से होने लग गया, जिसके फलस्वरूप भी चीनी का जो उत्पादन है वो हमारे दक्षिण भारत में अधिक होने लगा है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण दक्षिण भारत में जो है वो आपके गन्ने के लिए अनुकूल जलवायु दशाएं देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर आर्द्र जलवायु समुद्री जलवायु के कारण
जलवायु के कारण देखने को मिलती है, क्योंकि दक्षिणी भारत में हमारे ज़्यादातर तटीय राज्यों में गन्ने का उत्पादन देखने को मिलता है, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ये आपके गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। केरल, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके उष्णकटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है। साथ ही इसीलिए यहाँ पर जो गन्ना मोटा होता है और अधिक रसदार, इसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। इसकी मात्रा, सुक्रोज की मात्रा। दक्षिण भारत में आर्द्र समुद्री जलवायु की हमने बात की थी, आर्द्र एवं उष्ण जलवायु के कारण जो है लंबे समय तक पिराई की जा सकती है। और गन्ने का जो है पिराई का समय 8 से 10 महीने का होता है, जिसमें ये 8 महीना जो लंबाई होती है, 8 महीने की जो लंबे जो दिन होते हैं 8 महीने तक, उन दिनों में इसकी पिराई पूरी आसानी से कर ली जाती है, जिसके फलस्वरूप गन्ने का जो चीनी का जो उत्पादन है और गन्ने का जो उत्पादन है भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। जबकि उत्तर भारत में जो है तापमान भी अधिक होता है और शुष्कता देखने को मिलती है। शुष्कता मतलब नमी की जो मात्रा है वो नहीं पाई जाती, नमी की मात्रा वो देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए जल्दी जल्दी गन्ने में पिराई की जाती है, जिससे रस की मात्रा उतनी मात्रा में नहीं बढ़ पाती है जितनी मात्रा में आपके साउथ इंडिया में बढ़ती है या दक्षिण भारत में बढ़ती है, ठीक है। और सेकेंड सेक्टर आएगा वर्तमान में नहीं मिले वहाँ पर कार्य कर रही है। इस प्रकार जो है हमारे भारत में गन्ना उद्योग या चीनी उद्योग हमको देखने को मिलता है। विशेष रूप से इसके बारे में इसकी जो समस्या है वो हम बाद में बात करेंगे उनके बारे में।